कला सुराना तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम की शुरुआत भक्ति गीत से करते हैं। एक ताजगी, एक एहसास, एक खूबसूरती, एक आस, एक आस्था, एक विश्वास, यही है एक अच्छे दिन की शुरुआत, यही है एक अच्छे दिन की शुरुआत। मीनाजी अग्रवाल भक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू मैम। आज हमारे साल का एंडिंग दिन है, वीक का भी एंडिंग दिन है और मंथ का भी एंडिंग दिन है। तो हम आज एक भजन की शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले भक्ति गीत है, सभी लोग ध्यान से सुने। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुरफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुरफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब ये
कमाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। गुरु प्रार्थना करती हूँ। उठ तू, जाग तू, स्वानंद का भंडार तू, प्राणों में तू, आत्मा में तू, जन कल्याण की आस तू, स्थिर तू, सक्षम तू, सद्विवेक की पहचान है तू, दीप तू, दिव्यत्व तू, मानवता का रिश्ता है तू, तप तू, तृप्त तू, जीवन का आकार तू, सुखी तू, संयमी तू, हर एक का आधार तू, उठ तू, जाग तू, स्वानंद का भंडार तू, उठ तू, जाग तू, स्वानंद का भंडार तू। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी। भक्ति गीत से और प्रार्थना से वातावरण मंगलमय हो गया है। टुडे का मतलब है दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ वर्क बेटर देन यस्टरडे। अब आगे दीर्घ श्वसन, ओम ध्वनि और गायत्री मंत्र ज्योत्सना मैडम कराएंगे। ज्योत्सना मैडम। सुप्रभात। सभी साधक पद्मासन, सुखासन अपनी सुविधानुसार बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। कमर, गर्दन, पीठ सीधी रखें। आंखें कोमलता से बंद। दीर्घ श्वसन करेंगे। पहले श्वास को पूरा बाहर निकालें। श्वास बाहर निकालते समय पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचें, नाभि मूल रीढ़ से लग जाए। अब मूल बंध लगाएं। मूल बंध निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर खींचें। कुछ क्षण रुके। ना रुकने पर पेट को ढीला करते हुए आनंद पूर्वक कंठ तक श्वास भरें। फिर से मूल बंध लगाएं। ये एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार आवृत्तियों को दोहराएं। श्वास बाहर निकालते समय शक्ति का प्रयोग करें। श्वास भरते समय आनंद पूर्वक सहज रूप से कंठ तक श्वास भरें। श्वास पूरा भरने पर और पूरा बाहर निकालने पर मूल बंध का प्रयोग करें। गहरे लंबे श्वास से पेट, मध्य और फेफड़े प्रभावित होते हैं, अर्थात पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। प्राण मतलब ऑक्सीजन का हमारे शरीर के एक एक कोशिका तक प्रसारण होता है, जिससे हमारे सारे अंग पोषित होते हैं। ऊर्जा का संचार होता है। मन शांत, एकाग्र होता है। इन आवृत्तियों को दोहराएं। ओम ध्वनि 3 बार करेंगे। ओम ध्वनि करते समय ओ के समय मुख गोल, म के समय मुख बंद। स्वर मधुर,
लयबद्ध, श्रद्धा युक्त, शुरू से अंत तक एक समान, एक लय में। एक गहरा श्वास भरकर मेरे साथ ही शुरू करें। एक और बार गहरा श्वास भरें। फिर से गहरा श्वास। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ है, हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक, ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धन्यवाद ज्योत्सना जी, बहुत बढ़िया। ध्यान से खोलें। आज हमें आहार का महत्व यानी आहार कैसा होना चाहिए, कब और क्या खाना चाहिए, इस बारे में जानकारी देने के लिए आहार तज्ञ डॉक्टर तेजस लिमये मैडम जी आई हैं। उनका परिचय काय झालं? उनका परिचय गार्गी देशमुख कराएंगे। थैंक यू। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से परिचय करके दिया आपने। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यूनिटी ऑनलाइन योगा की विस्तृत जानकारी श्रीयुत रमेश सर आपको देंगे। धन्यवाद। वेलकम मैडम। यूनिटी ऑनलाइन ग्रुप 1 वर्ष से नियमित रूप से प्रतिदिन योग साधना से जुड़ा है। यह एक निःशुल्क सेवा योग साधना का ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से ऐसे कई लोग जुड़े हैं जो समय, शारीरिक व अन्य किसी मर्यादाओं के कारण ऑफलाइन क्लासेस से नहीं जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप में कामकाजी के अलावा गृहिणी, सेवानिवृत्ति लोग भी जुड़े हैं। मुख्यतः इसमें महिलाएं साधक जुड़ी हुई हैं, पर ऑनलाइन होने के कारण इसका लाभ परिवारों तक भी पहुंचा हुआ है। यह ग्रुप एक कोई विशेष व्यक्ति तक सीमित न होकर परिवारों तक पहुंचा हुआ है। इस ग्रुप में देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग प्रांतों से लोग जुड़े हुए हैं। वो शायद ही अब प्रत्यक्ष रूप में अपने आप से कहीं
मिले होंगे। इस ग्रुप में हर रोज सुबह समय सर योग साधना करवाई जाती है, जिसमें अलग-अलग निर्देशक या शिक्षक जो है वे योग साधना करवाते हैं। वैसे तो इसमें कोई शिक्षक जैसा है नहीं, सब सारे साधक ही हैं जिनका मूल उद्देश्य योग करना और करवाना, सीखना और सिखाना दोनों एक ही है। इस ग्रुप के मुख्य संचालक अंजलि मैडम गणेश सर हैं, जो अच्छे रूप से नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम सबके बहुत-बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद रमेश सर, बहुत बढ़िया। बढ़िया सर, बढ़िया। मैं भी 1 साल से इस यूनिटी से जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आहार तो हम रोज लेते ही है, लेकिन कैसे लेना है, क्या खाना है, इस बारे में हमें जानकारी देने के लिए आज डॉक्टर तेजस लिमये जी हमारे यहाँ आए हैं। मैं उनको विनती करती हूँ, कृपया आप अपना सेशन शुरू करें। ओके, शेयर कर रही हूँ मेरा स्क्रीन। क्या आपको पीपीटी दिखाई दे रहा है? यस मैम, ओके यस मैम दिखाई दे। ओके, तो शुरू करते हैं। और आपके आहार के बारे में सिंपल लैंग्वेज में हम समझने वाले हैं कि क्या खाना आपके लिए अच्छा है, क्या खाना नहीं है अच्छा, और अभी जो हमें अच्छा लगता है वो सही में अच्छा है या कुछ और सीखने की ज़रूरत है, कुछ हम जैसा खाते हैं उस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। ये अलग-अलग चीज़ें आपको ध्यान में आएगी। आप अगर आपके कोई सवाल हो तो मुझे सेशन होने के बाद ज़रूर पूछना। अ, बाद में हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। तो हेल्दी डाइट लेना सब चाहते हैं, सबको ऐसा लगता है कि हमारा हेल्थ अच्छा हो, बीमारियां ना हो हमारे बॉडी में। लेकिन उसके लिए कष्ट करना ये थोड़ी डिफिकल्ट बात लगती है सबको, क्योंकि हर जन बहुत बिजी रहता है डेली रूटीन में। सुबह उठ के जस्ट थोड़ा रोटी सब्जी बना के निकलते हैं काफ़ी लोग, और रात को ही वापस लौटते हैं। तो हेल्दी डाइट पे ध्यान देने में ज़्यादा टाइम ही नहीं है, तो बनाने में टाइम कहाँ मिलेगा और खाने में भी टाइम कहाँ मिलेगा। तो हम आज थोड़े इजी सॉल्यूशंस देखने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली करना चाहिए और वो कैसे कम समय में कैसे कर सकते हैं। तो डाइट की जब बात कर रहे हैं तो 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो क्वालिटी, क्वालिटी यानी क्या खाना है और कैसे बनाना है, जो पकाना कैसे है। दूसरा है क्वांटिटी कि अच्छा खाना बनाया, लेकिन कितना खाना चाहिए। थर्ड है टाइम, कब खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए दिन में। एंड फोर्थ पॉइंट इज कि कैसे खाना चाहिए, जब खाना है तो अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए खाते समय। तो ये 4 पॉइंट्स हम डिटेल में देखने वाले हैं आज के सेशन में। शुरू करते हैं पहला पॉइंट जो है उससे कि क्वालिटी आपके डाइट की, क्या खाना चाहिए, आपके प्लेट में क्या होना चाहिए। तो अगर आपका प्लेट आप विजुअलाइज करते हो, आपके आंखों के सामने लेके आते हो प्लेट, तो आपको क्या दिखाई देता है। मैं बाद में एक प्लेट आपको दिखाने वाली हूँ जो हम डेली खाते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि प्लेट आपका कैसे होना चाहिए। आपको अगर दिख रहा है स्क्रीन पे, तो एक प्लेट इमेजिनरी ड्रॉ किया है और उसके 4 हिस्से बनाए हैं। तो उसके 4 हिस्सों में से 2 हिस्से जो है वो आइडियली फ्रेश फूड से बने हुए चाहिए। तो उसमें सब्जियां चाहिए, सलाद चाहिए, फ्रूट्स चाहिए। और बाकी जो 2 हिस्से हैं उसमें से एक हिस्सा है उसमें कुछ प्रोटीन्स चाहिए। प्रोटीन्स का मतलब है जिसमें दालें चाहिए, स्प्राउट्स चाहिए, नट्स चाहिए, दूध का कोई प्रोडक्ट चाहिए, दूध, दही, पनीर जो भी हो सकता है। और अगर आप नॉनवेज खाते हो तो अंडा भी ले सकते हो। नॉनवेज के बारे में डिटेल में बात करती हूँ मैं बाद में, लेकिन प्रोटीन का एक हिस्सा ज़रूरी है हर एक मील में। लास्ट जो पोर्शन बचा हुआ है, फोर्थ पोर्शन, चौथा हिस्सा, तो उसमें अनाज होना चाहिए। तो अनाज का मतलब है गेहूं है, चावल है, ज्वार बाजरा है, मक्का है, बाकी अभी आजकल के नए ग्रेन्स जो आए हैं कि ओट्स खाते हैं काफी लोग, दलिया खाते हैं, ये सब अनाज में ही आता है। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको ये पता चला होगा कि हमारा प्लेट ऐसे नहीं दिखता।
हमारा प्लेट कैसे दिखता है? इंडियन प्लेट जनरली अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि मोस्टली हमारे प्लेट में अनाज ज़्यादा होता है। तो अगर आप देखें तो इस प्लेट में रोटी भी है या पूरी भी है, राइस भी है। तो ये 2 चीज़ें जो है वो अनाज से बनी हुई है। इसके साथ-साथ कुछ स्वीट खाते हैं हम, सब्जी रहती है लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में रहती है। हमेशा हमारे प्लेट में जनरली लोग अचार खाते हैं, पापड़ खाते हैं। तो हमारा ये प्लेट जो है इसमें आपको रॉ फूड बहुत कम दिखाई दे रहा है। फ्रेश सब्जियाँ जिसका नेचुरल कलर हो, ऐसी सब्जियाँ कम दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पे प्लेट में रेड कलर दिख रहा है लेकिन वो रेड कलर सब्जी का नहीं, लेकिन जो लाल मिर्च है उसका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा प्लेट ये नेचुरल से थोड़ा दूर जा रहा है। उस पे बहुत प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम जो खा रहे हैं उस पे। तो इतना प्रोसेसिंग करने की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है। हम जो खाना बनाते हैं तो उस समय क्या-क्या करना है देखने वाले हैं हम। लेकिन जितना नेचुरल आप खा सको उतना बेहतर है। होता क्या है, हम जनरली रोटी सब्जी खाते हैं जनरली। तो रोटी सब्जी में सिर्फ 4 में से 2 ही हिस्सों का आपने इस्तेमाल किया है या उसमें ध्यान दिया है उस पे। तो रोटी है तो ग्रेन है, सब्जी है तो एक ही पोर्शन आपका सब्जी का या वेजिटेबल का हो गया, उसमें एक पोर्शन और वेजिटेबल का बाकी है या सैलड्स का बाकी है, फ्रूट्स का बाकी है। और एक पोर्शन जो सबसे अहम है प्रोटीन्स का, वो हम मोस्टली मिस करते हैं। तो इंडियंस आर नोन फॉर लो प्रोटीन डाइट, कि जिनके डाइट में प्रोटीन रहता ही नहीं, कम रहता है। आप सोचो ना, दिन में आप कितने कटोरी भर के दाल लेते हो, कितने कटोरी भर के आप स्प्राउट्स लेते हो, कितने कटोरी भर के दही लेते हो? हार्डली 1 आध कटोरी भर के लेते हैं। लेकिन दिन में अगर आप 3 या 4 बार खाना खाते हो, तो आइडियली अपने दिन में 3 या 4 बार ये प्रोटीन का हिस्सा लेना चाहिए जो हम नहीं लेते। तो मेरे हिसाब से आपको प्रोटीन्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और एक जो पोर्शन हमारा मिस होता है सैलड्स का या फ्रूट्स का, उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी देखते हैं कि कुकिंग में क्या ध्यान देना चाहिए। अगर आपने सब अच्छा फूड इकट्ठा किया, रॉ मटेरियल अच्छा इकट्ठा किया और आपने अगर उससे अच्छी तरह से पकाया नहीं, पकाते समय आपने गड़बड़ कर दी, जल्दी में आपने ज़्यादा पका लिया उसको, गलत यूटेंसिल्स यूज़ कर दिए, तो आपका फूड क्वालिटी कम हो सकता है। तो हम अभी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो कुकिंग के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और कुकिंग शुरू होता है आपकी कुकिंग वेसल्स से। तो आप किस तरह के वेसल्स में, कढ़ाई में कुकिंग करते हैं, ये बहुत मायने करता है, मायने रखता है। तो जनरली अभी क्या करते हैं हम लोग कि स्टेनलेस स्टील यूज़ करते ही है, लेकिन कुकिंग के लिए हम एल्यूमीनियम का इस्तेमाल करते हैं। आपकी कढ़ाई जो होती है मोस्टली एल्यूमीनियम की कढ़ाई यूज़ करते हैं। तो वो एल्यूमीनियम का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। तो उससे बेहतर क्या रहेगा, तो आई जनरली रिकमेंड कि आप आयरन की या लोहे की कढ़ाई यूज़ करो। लोहे की कढ़ाई से प्रॉब्लम ये होती है लोगों को कि उसमें जो हम पकाते हैं उसका कलर थोड़ा-सा ब्लैक हो जाता है। तो काफ़ी लोगों को वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन सच बताऊँ तो ये ब्लैक कलर जो आता है सब्ज़ी को या दाल को, उसका मतलब ये है कि उसमें आयरन का कंटेंट आया है, थोड़ा-सा लोहा उतर गया है उसमें। तो वो अच्छा है आपके बॉडी के लिए। एल्यूमीनियम के साथ भी ये होता है, जब आप एल्यूमीनियम की कढ़ाई में खाना बनाते हो, तो एल्यूमीनियम भी उतर जाता है सब्ज़ी में, लेकिन वो दिखता नहीं क्योंकि एल्यूमीनियम सफ़ेद कलर का होता है। तो एल्यूमीनियम दिखता नहीं लेकिन वो आ जाता है फूड में, और जब एल्यूमीनियम फूड में आ जाता है, तो हमारे बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं होता। जनरली अभी जो ओल्ड एज के जो सब बीमारियाँ हैं, अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ है, डिमेंशिया है, ये सब जो ब्रेन पे असर करने वाली बीमारियाँ हैं, उसका एक प्रमुख कारण ये एल्यूमीनियम यूटेंसिल्स का यूसेज ये बताया गया है। तो बेटर है कि आप एल्यूमीनियम के यूटेंसिल्स का इस्तेमाल ना करें और आयरन की कढ़ाई इस्तेमाल करना चालू करें। दूसरा आप क्या यूज़ कर सकते हो, तो अभी अर्दन यूटेंसिल्स भी आए हैं, तो मिट्टी के बर्तन अभी आए हैं, तो उसमें भी आप पका सकते हो। मिट्टी के बर्तन में फूड पकने में थोड़ा टाइम लगता है, यही उसका थोड़ा-सा ड्रॉबैक है। लेकिन मिट्टी का बर्तन तो आयरन वेसल से भी अच्छा है। तो अगर आप वो यूज़ कर सकते हो, तो नथिंग लाइक इट। अगर आपको ये स्टोर करना है, तो ये पकाने की बात हो गई, लेकिन फूड पकाने के बाद हम कुछ यूटेंसिल्स में, डब्बे में स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील।
तो आयरन की कढ़ाई में आप स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा टाइम उसमें आप रखोगे तो बहुत काला हो जाएगा। तो इसलिए आयरन की कढ़ाई में पका लो जो भी आपको पकाना है और स्टेनलेस स्टील के डब्बे में या कंटेनर में उसको स्टोर कर दो। स्टोर करने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कभी ना करना। काफ़ी लोग डब्बा लेके जाते हैं ऑफ़िस में तो प्लास्टिक का डब्बा रहता है। कई लोग घर पे भी काफ़ी सारे प्लास्टिक के यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं। तो एल्यूमीनियम से भी खतरनाक प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बहुत आपने अगर कम किया, बंद भी किया तो अच्छा रहेगा क्योंकि जो प्लास्टिक है, वो भी लीच होता है फूड में यानी उतर जाता है। और प्लास्टिक ये प्रमुख कारण बताया गया है अभी जो बीमारियाँ आ रही है जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियाँ बहुत बढ़ रही है अभी काफ़ी अ, तेज़ी से बढ़ रही है ये बीमारियाँ। तो इसका एक कारण है कि ये प्लास्टिक का इस्तेमाल करना और काफ़ी सारे लोग पानी पीने के लिए भी प्लास्टिक की बॉटल यूज़ करते हैं। प्लास्टिक के फॉइल्स यूज़ करते हैं। तो ये प्लास्टिक के फॉइल्स यूज़ करना, एल्यूमीनियम के फॉइल्स यूज़ करना, ये अच्छा नहीं है, छोड़ दो। तो उसके जगह आप अगर माइक्रोवेव यूज़ करते हैं तो उसमें भी प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करना। उसमें ग्लास के वेसल्स यानी जो काँच के बर्तन हम यूज़ करते हैं, वो अच्छा रहेगा और बाकी के यूज़ के लिए मैंने जैसे बताया लोहे की या earthen utensils and stainless steel vessels are better to be used. Then washing. अगर आप सब्जियाँ पहले काटते हो और बाद में उसको धोते हो, तो ये और एक बुरी आदत है या बुरा ये प्रैक्टिस है। क्योंकि जब पहले आप काट लेते हो और बाद में धोते हो, तो सब न्यूट्रिएंट्स जो सब्जी में है, वो एक्सपोज़ होते हैं पानी में और चले जाते हैं पानी के साथ। तो बेटर है कि आप पहले सब्जियाँ, फ्रूट जो भी है, पहले धोना है आपको अच्छे से और बाद में उसको काटना है, ये पहली बात। और अभी काफ़ी लोग उसके जो सब्जियों पे या फलों पे जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उसके बारे में काफ़ी लोग चिंतित होते हैं। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्पेशली आप रॉ खाने वाले हो, कच्चा खाने वाले हो, तो फ्रूट्स हम कच्चा खाते हैं, सैलड्स कच्चा खाते हैं, लीफी वेजिटेबल्स कई बार उसका सैलड बना के खाते हैं। तो जो भी आप कच्चा खाने वाले हो एंड लीफी वेजिटेबल्स पका के भी अगर खाने वाले हो तो उसको अच्छे तरह से धो ले और धोने के लिए आप सॉल्ट वाटर यानी नमक डाल के पानी यूज कर सकते हो उससे काफी सारे पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स चले जाते हैं। तो अगर आप पूछो कि कितना डालना है नमक पानी में, तो 1 लीटर अगर पानी आपने ले लिया, तो उसमें 2 चम्मच यानी 2 टीस्पून नमक डालना है और उसको अच्छे से मिक्स करके उसमें जो सब्जियाँ आपको यूज़ करनी है उस दिन में, वो अगर आपने भिगो के रख दी एक 10-15 मिनट के लिए और बाद में रेगुलर पानी से धो लिया, तो आपका काम हो गया। सॉल्ट के जगह आप विनेगर या बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है। सॉल्ट यूज़ करना अच्छी बात है, हमारे सबके घर में सॉल्ट हमेशा रहता है। तो सॉल्ट आप खाने में कम यूज़ करो, लेकिन सब्जियाँ धोने के लिए उसका इस्तेमाल आप ज़रूर कर सकते हो। ये हो गया वॉशिंग के बारे में। बाद में कुकिंग जब करते हो आप, तो अभी वॉशिंग हो गया, कटिंग हो गया, अब कुक जब करने लगोगे, तो बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा कुक कर लेते हैं। बेसिकली आप ये समझ लो पहले कि हम कुक क्यों कर रहे हैं। कुक हम 2 चीज़ों के लिए करते हैं। एक तो जब कुक करते हैं, तब वो और हाइजीनिक बन जाता है फूड, यानी उसके जो माइक्रोबायोम्स है उसके ऊपर जो बैक्टीरिया है वो चले जाते हैं। तो सेफ करने के लिए फूड हाइजीनिक बनाने के लिए हम कुक करते हैं, ये पहली बात होगी। और दूसरी बात जो है हम कुक क्यों करते हैं, तो उसका दूसरा कारण ये है कि वो हज़म होने के लिए थोड़ा-सा आसान हो जाता है फूड। रॉ फूड जो होता है वो हज़म होने में थोड़ा-सा हार्ड होता है। तो स्पेशली जो एल्डरली है, जिनका एज 60 के ऊपर है, उनके लिए थोड़ा फूड कुक करना ज़रूरी है। उनके लिए सैलड्स बहुत अच्छे नहीं है, सैलड्स वो नहीं खा पाएँगे, हज़म नहीं कर पाएँगे, गैसेस होते हैं सैलड से। जैसे आपका एज बढ़ता है, वैसे आपकी डाइजेशन कैपेसिटी कम होती है। तो उनके लिए हमेशा सब चीज़ें कुक करके लेना अच्छा है। लेकिन जब कुक करेंगे आप, तब ओवर कुक ना करना, कि इतना कुक ना करना कि वो वेजिटेबल दिखे ही ना और उसका पूरा पानी हो जाए, निगल जाए पूरा। ऐसे मत करना। तो थोड़ा-सा सॉफ्ट होने तक पकाना, ये अच्छी बात है। तो उससे ये दोनों आपके मतलब सही हो जाते हैं कि वो फूड हाइजीनिक भी बन जाता है और
हजम होने के लिए आसान भी बन जाता है। दूसरी बात ये है कि जब आप कुक करते हो तो उस पर थोड़ा सा कवर करना, जो कढ़ाई आपकी है, पतीला है, उस पर कवर करना, उस पर कुछ रखना प्लेट, तो उसमें जो फ्यूम्स जो आते हैं जब हम कुक करते हैं तो फ्यूम्स बाहर चले ना जाए और उसके साथ न्यूट्रिएंट्स चले ना जाए, इसलिए कवर द वेसल वाइल कुकिंग। एंड लास्टली जो प्रोसेसिंग हम करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे, कि फ्रूट्स का छिलका निकाल देते हैं, वेजिटेबल्स का छिलका निकाल देते हैं, वो एक्चुअली करने की जरूरत है नहीं। अगर आपने अच्छे से धो लिया तो छिलका निकालने की जरूरत नहीं है। काफी लोग छिलका इसलिए निकालते हैं कि उस पे काफी पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स है, तो छिलका निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, अगर आप एप्पल खाते हो, सेब खाते हो, तो काफी लोग छिलका निकाल के खाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पे केमिकल्स है, उस पे वैक्स है। तो अगर आपने एप्पल धो के लिया अच्छे से सॉल्ट वाटर से, या आपने गर्म पानी से भी एप्पल धो लिया, तो उस पे जो वैक्स का कोटिंग है वो चला जाएगा, केमिकल्स निकल जाएंगे और आप जो एप्पल है वो छिलके के साथ खा पाएंगे। छिलके के साथ खाने का जो इम्पोर्टेंस है वो भी अभी 2-3 एंगल से आपको बता सकती हूँ मैं, कि छिलका जो है वो आपकी शुगर अच्छी रखने के लिए अच्छा है, आपका वजन कंट्रोल में रखने के लिए अच्छा है, और आपको सटाइटी देने के लिए, यानी पेट भरने का जो सेंसेशन है वो ये छिलके से आता है, क्योंकि छिलके में फाइबर्स होते हैं। तो जो भी चीजें आप छिलके के साथ खाओगे वो आप कम खाओगे, ज्यादा नहीं खा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल ब्राउन राइस, राइस और ब्राउन राइस में फर्क ये है कि हम रेगुलर जो राइस खाते हैं उसमें छिलका नहीं है, वो पॉलिश्ड राइस है, सफेद दिखता है। और दूसरा जो ब्राउन राइस जिसको बोलते हैं, या अनपॉलिश्ड राइस बोलते हैं, उसमें छिलका है। तो आप रेगुलर व्हाइट राइस जो है वो आप 2 कटोरी भर के, 3 कटोरी भर के भी खा पाओगे, क्योंकि छिलका ही नहीं है उस पे, आपका पेट जल्दी भरेगा ही नहीं। लेकिन अगर ब्राउन राइस खाने की कोशिश करोगे आप, तो 1 कटोरी में आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि वो छिलके के साथ है। वैसी बात हुई आपके रोटी की और ब्रेड की। ब्रेड में छिलका नहीं है, मैदा है पूरा। मैदा है तो आपका पेट जल्दी भरता नहीं। ब्रेड के आप 2, 3, 4, 5 स्लाइसेस भी खा सकते हो। लेकिन ये आप रोटी की बात करो तो रोटी 1 या 2 रोटी में आपका पेट भर जाता है। तो इस ये फर्क है विथ कवर एंड विदाउट कवर में। तो जहां पे भी पॉसिबल हो आप सब्जियों का, अनाज का, फ्रूट्स का कवर रिटेन करें, यानी निकाले ना। दालें भी हम जो यूज करते हैं, दालें भी हम पॉलिश दालें यूज करते हैं, तो करने की जरूरत नहीं है पॉलिश दालें यूज। बाजार में छिलका दाल मिलती है जो छिलके के साथ आती है। तो फॉर एग्जाम्पल मूंग दाल, मूंग दाल दिखती है पीली, लेकिन मूंग जो आपने देखे होंगे वो मूंग रहते हैं ग्रीन कलर के। तो ये ग्रीन छिलका निकालने के बाद वो पीली हो जाती है दाल। तो मूंग दाल यूज करने से अच्छा है अक्खा मूंग यूज करना, यानी मूंग का पूरा दाना यूज करना, या मूंग की छिलका दाल यूज करना, जिसमें दाल दिखती है मूंग की लेकिन वो ग्रीन कलर की दिखती है, पीली नहीं दिखती। तो ये अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से सोचा कि जब आप शॉपिंग करते हो उसी टाइम पे अगर आपने ये दिमाग में आपके रखा और पूरा लिस्ट आप अच्छे से लेके गए शॉपिंग के लिए, तो आप अच्छी चीजें लेके आओगे। और जब आप अच्छी चीजें लेके आओगे घर में, तब सब लोग घर के अच्छी चीजें खाएंगे। इसलिए शॉपिंग करते समय माइंडफुली शॉपिंग करना, जो आपके लिए अच्छा है वही सिर्फ लेके आना, ये बहुत जरूरी है। आप अभी मॉल्स में जाते हो, आप सोचो कि मॉल्स में लोग क्या क्या नहीं लेते। मैं मॉल्स में जब जाती हूँ तब हमेशा देखती हूँ जो ट्रॉली पे लोग खरीदी करते हैं, बहुत सारे लोग ट्रॉली में पूरा बेकरी प्रोडक्ट्स भरे हुए रहते हैं, ट्रॉली में पूरे पैकेज्ड फूड्स रहते हैं। बच्चे वो ट्रॉली में बैठ के उनको जो दिखता है वो लेते हैं, और उनके पसंदी का फूड ही वो लेंगे। चॉकलेट्स लेते हैं, बिस्किट्स लेते हैं, तो ये पूरा अनहेल्दी फूड हम खा रहे हैं अभी, और यही कारण है हमारी बीमारियों का। तो आप अगर ये कम कर सकते हो और हेल्दी फूड पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, तो ये चीजें आपकी बदल सकती है, आपकी हेल्थ पूरी बदल सकती है, अच्छी हो सकती है। तो क्या नहीं खाना चाहिए? अब तक हमने देखा कि क्या खाना चाहिए। तो ये 6 जो व्हाइट पॉइजन्स है आपके डाइट में, तो मैं हमेशा बताती हूँ कि आप इस पे ध्यान रखिए। 6 व्हाइट पॉइजन्स आपने अभी सोचा भी होगा कौन से है, आपको मैं बता देती हूँ। तो उसमें शुगर है पहला, दूसरा सॉल्ट है, तीसरा है आलू, साबूदाना। ये स्टार्ची फूड्स जो है वो व्हाइट पॉइजन्स में आते हैं, क्योंकि उसमें जैसे मैंने अभी बताया कि उसमें छिलका नहीं है, छिलके के साथ नहीं खाते हैं हम, तो पूरा स्टार्च चला जाता है पेट में। मैदा भी मैंने ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ उस पर। मैदा एक व्हाइट पॉइजन है। जो व्हाइट कलर का फैट है,
तो उसमें होममेड बटर आप ज़रूर खा सकते हो, लेकिन जो बाज़ार का बटर लेके आते हैं हम, अमूल बटर है या कौन-सा भी सॉल्टेड बटर है, तो ये बटर अच्छा नहीं है आपके लिए। वनस्पति घी या डालडा जिसे बोलते हैं वो अच्छा नहीं है, पाम ऑयल अच्छा नहीं है, मेयोनीज़ अच्छा नहीं है। तो ये बाकी जो फैट्स है व्हाइट कलर के सॉलिड फैट्स, वो आपके लिए अच्छे नहीं है। और अगर आपने सोचा कि हम ये दिन में कितना खाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ज़रूरी से ज़्यादा हम ये खाते हैं, क्योंकि एक्चुअली अगर आपने मुझे पूछा कि शुगर खाने की कितनी ज़रूरत है, तो सही आंसर ये रहेगा कि शुगर खाने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन हम शुगर बहुत खाते हैं। आप सोचो आप शुगर कितना लेके आते हैं महीने में घर में, और घर में कितने लोग हैं, तो कितने लोगों के पीछे कितना शुगर, यानी एक जन कितना शुगर खा रहा है दिन में, अगर ये आपने कैलकुलेट किया, तो आप यू विल बी सरप्राइज्ड कि हम बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं। तो खाना कितना चाहिए एक्चुअली, ये फूड कितना खाना चाहिए, स्पेसिफिक फूड आइटम्स कितने खाने चाहिए, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो जनरली अगर आपने पूछा मुझे कि मैडम कितना खाना चाहिए एक खाने के टाइम पे, तो जनरली मैं ये बताती हूँ कि जैसे हमने प्लेट के 4 हिस्से कर दिए थे, और 4 हिस्सों में से मैंने आपको बताया था कि 2 हिस्से सब्जियों से, सैलड से भरने चाहिए। वैसे अगर आपके पेट का हम सोचे, तो 50% आपका पेट, यानी पेट के 2 हिस्से फूड से भरने चाहिए, यानी खाना चाहिए आधा पेट भरने तक, और 25% वाटर के लिए जगह रखनी चाहिए, यानी पानी के लिए जगह रखनी चाहिए। 25% एयर, यानी एम्प्टी रखना चाहिए पेट, यानी खाली रखना चाहिए। तो हम बताते हैं ना लोगों को पेट भर के खाना, तो हम आज से क्या बताएंगे, आधा पेट भर के खाना, राइट। क्योंकि ये जरूरी इसलिए है कि अगर आप बहुत पेट भर के ठूस ठूस के खाते हैं, तो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपके पेट में चर्निंग एक्शन होता है। जैसे हम दही का छाछ बनाते हैं, तब जो हम एक्शन करते हैं, वैसा एक्शन आपके पेट में होता है। आपका फूड जो है, वो डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं पेट में, जो एसिड होता है आपके पेट में, उसके साथ मिक्स होता है। और ये मिक्सिंग के लिए अगर जगह नहीं रखते आप, तो मिक्स नहीं होगा अच्छे से, और हजम नहीं होगा खाना अच्छे से। तो बहुत ज्यादा खाना एट अ टाइम इज अ रीजन फॉर इंडाइजेशन एंड एसिडिटी। काफी लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, और उसका एक कारण है कि बहुत ज्यादा खाना, और दूसरा कारण है ये है कि बहुत कम खाना। तो ये दोनों एक्सट्रीमिटीज हमें अवॉइड करने हैं। तो थोड़ा जिसे हम बोलते हैं कि सुवर्ण मध्य, तो जो जरूरी है उतना ही खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये भी सॉल्ट, शुगर और ऑयल, ये 3 चीजें आपको ध्यान देनी है कितना खाते हैं आप। तो खाना कितना चाहिए, शुगर के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उसका आंसर तो 0 है कि शुगर ज्यादा खाने की जरूरत ही नहीं है, शुगर नहीं खाए तो भी अच्छा है। लेकिन सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। सॉल्ट का आंसर 0 नहीं है। सॉल्ट आपको लगता है थोड़ा सॉल्ट खाने की जरूरत रहती है, कितना खाना चाहिए सॉल्ट, तो जनरली एक जन के लिए दिन में 5 ग्राम सॉल्ट काफी है। तो आपको एक पता कैसे चलेगा कि आप इतना ही खाते हो या इससे ज्यादा खाते हो, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि जब आप नया पैकेट खोलते हो सॉल्ट का, तब आप कैलेंडर पे मार्क करके रखना कि अभी आज मैंने नया सॉल्ट का पैकेट खोला है, और आप देखना कि 1 किलो का पैकेट कितने दिन चलता है। तो मैं आपको एक हिसाब बता देती हूँ आसान सा। तो अगर घर में 2 लोग हैं, बराबर, तो 2 लोगों के लिए आपको दिन में 10 ग्राम सॉल्ट लगने वाला है। एक जन के लिए 5 ग्राम, 2 जन के लिए 10 ग्राम। तो इस हिसाब से आपको 1 किलो का पैकेट जो है, यानी 1000 ग्राम्स का पैकेट जो है, वो आपको 100 दिन चलना चाहिए, बराबर। 2 जन के लिए 1 किलो पैक सॉल्ट का 100 डेज चलना चाहिए। 100 डेज यानी लगभग 3 महीने से थोड़ा सा ज्यादा। तो 2 जन के लिए 1 किलो सॉल्ट अगर 3 महीने के लिए आपको उतना आप यूज करते हैं, तो ठीक है। अगर 3 महीने से पहले वो खत्म होता है, 2 ही महीने चलता है, तो इसका मतलब आप सॉल्ट बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो। और एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। घर में अगर 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो आपको एक दिन में सॉल्ट लगने वाला है 20 ग्राम, बराबर। एक जन के लिए 5, 4 जन के लिए 20 ग्राम दिन में। तो महीने में कितना हो गया, महीने में हो गया 20 ग्राम इंटू 30, तो 600 ग्राम्स हो गया एक महीने में। 2 महीने में 1200 ग्राम। तो इसका मतलब 1 किलो का पैकेट आपको लगभग 2 महीने चलना चाहिए। 2 महीने से थोड़ा सा कम, यानी 2 महीने से 5-6 दिन, 10 दिन कम लगा तो भी ठीक है, लेकिन 1.5 महीने से तो ज्यादा चलना चाहिए आपका पैकेट। तो अगर घर में 4 लोग हैं, तो 1 किलो सॉल्ट
1.5 महीने से ज़्यादा चलना चाहिए। अगर उससे कम चलता है, एक ही महीने में सॉल्ट खत्म होता है 1 किलो 4 लोगों के लिए, तो आप सॉल्ट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। ये है तरीका सॉल्ट मापने का, कितना आप खाते हो, ठीक है? तो आप ये सब लोग अभी करेंगे, जब आप अगर आप करते नहीं हो या आपको पता नहीं है, तो ये करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा सॉल्ट खाना ये ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है और ब्लड प्रेशर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है लोगों का आजकल। आजकल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ये चीज़ें बढ़ती ही जा रही है। तो इसलिए हमें शुगर, सॉल्ट और ऑयल पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो शुगर, सॉल्ट के बारे में बात कर दी हमने, अभी ऑयल के बारे में बात करते कि ऑयल कितना यूज़ करना चाहिए। ऑयल का हिसाब है 500 ml पर पर्सन पर मंथ। तो अगर घर में 1 जन है तो आधा लीटर 1 महीने के लिए, 2 लोग हैं तो 1 लीटर 1 महीने के लिए, 4 लोग हैं तो 2 लीटर 1 महीने के लिए। आप अभी यू विल बी सरप्राइज्ड कि अगर आपने सोचा घर में हम कितना करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फैट्स, बहुत ज़्यादा ऑयल हम यूज़ करते हैं। लगभग मैंने ऐसे देखा है इंडिया में कि अगर 4-5 लोगों की फैमिली है तो उतना ही तेल लगता है, 4-5 लीटर तेल आराम से लगता है महीने में। लेकिन ये डबल ले रहे हो आप, क्योंकि जितने लोग हैं उससे आधा ही तेल काफ़ी है, बराबर? 4 लोगों के लिए 2 लीटर। तो इस पे अगर आप ध्यान दो, तो आपका ऑयल इंटेक भी कंट्रोल में रहेगा। ऑयल इंटेक जब कंट्रोल में रहेगा, तब आपका वज़न कंट्रोल में रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा। एक्चुअली सही बताया तो ऑयल्स में कोलेस्ट्रॉल रहता नहीं है, क्योंकि ये ऑयल्स जो है वो वनस्पति से बने हुए हैं, प्लांट्स से बने हुए हैं। प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल फूड्स में रहता है, यानी अंडे में रहेगा, चिकन में रहेगा, फिश में रहेगा, लेकिन तेलों में नहीं रहेगा। तो आप मुझे पूछोगे कि तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है तेल ज़्यादा खाने में? कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ेगा हमारा तेल खा के? तो उसका रीज़न ये ऐसा है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो सॉरी सिर्फ हमारे फूड से नहीं आता। तो कोलेस्ट्रॉल जो रहता है हमारे बॉडी में, उसका ज़्यादातर हिस्सा हमारे बॉडी में ही तैयार होता है। तो हमारे लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनता है और ये कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, वो हमारे डाइट में से ही आता है। और डाइट में से जो तेल आ रहा है, वो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। इसलिए अगर आप रॉ मटेरियल ज़्यादा प्रोवाइड करोगे, तो आउटपुट यानी प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनेगा, राइट? तो इसलिए ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, फिर भी ऑयल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, क्योंकि वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। इसलिए ऑयल कम खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन पे कई आपके फेवरेट फूड्स जो हम हमेशा खाते हैं आजकल, और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट फूड मुझे ऐसे लगता है जिस पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है, वो है बिस्किट्स। हमारे दिन की शुरुआत ही होती है बिस्किट से। काफ़ी लोग दिन की शुरुआत चाय बिस्किट से करते हैं, शाम को चाय बिस्किट खाते हैं। बिस्किट्स हमेशा घर में रहते ही हैं। तो मैं आज से आपको ये बताने वाली हूँ, अभी न्यू ईयर कल से शुरू हो रहा है, तो अगर आप ये एक रिजोल्यूशन आपका रख दें कि हम न्यू ईयर में बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बिस्किट्स में होता क्या है आप देखो तो ज़रा। जब आप कौन सा भी पैकेज्ड फूड लेके आते हो, उस पे लिखा रहता है कि इसमें क्या है, और अगर आप वो ध्यान से पढ़े तो आप ये फूड नहीं खाएंगे, क्योंकि उस पे सामने वाली जो बाजू है, जो हिस्सा है सामने वाला पैकेट का, उसपे तो बहुत अच्छी एडवर्टाइज लिखते हैं कि ये बहुत अच्छा है, फेवरेट है, हेल्दी है। ये सब मार्केटिंग गिमिक्स है। अगर आप यही पैकेट पीछे से देखो, तो पीछे बहुत छोटे-छोटे लेटर्स में लिखा रहता है कि इसमें है क्या, और आपको मैं आज सिखाने वाली हूँ कि ये कैसे पढ़ना है। तो पहला आप ध्यान दें इंग्रेडिएंट्स पे, आपको दिखाई दे रहा है इंग्रेडिएंट्स नीचे वाले स्क्वायर में। तो इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखें, तो अगर पहले 3 इंग्रेडिएंट्स में शुगर है, तो वो फूड आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले 3 इंग्रेडिएंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं वो फूड में। तो ये बिस्किट्स में आप देखो, सबसे पहला इंग्रेडिएंट शुगर है। इसका मतलब ये क्रीम बिस्किट्स में रहता क्या है सबसे ज़्यादा? शुगर। तो बिस्किट्स खाते हैं, इसका मतलब हम शुगर ही खाते हैं, और हमने अभी देखा कि शुगर खाने की ज़रूरत वैसे है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी हम खाते हैं उसकी शुगर ही तो बनती है। आप रोटी खाओ, उसकी डाइजेशन के बाद शुगर बनेगी। चावल खाओ, डाइजेशन होने के बाद शुगर बनेगी। फ्रूट्स खाओ, सब्जी खाओ, दाल खाओ, कुछ भी खाओ आप, डाइजेशन होने के बाद हर एक फूड की शुगर बनती है, और हमारे ब्रेन को 24 आवर्स शुगर की ज़रूरत है। इसलिए बॉडी में ये ऑलरेडी प्रोविज़न करके रखी है कि आप जो भी खाओ उसकी शुगर बनने वाली है।
इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको ऊपर से शुगर खाने की ज़रूरत है ही नहीं। और ये बिस्किट्स आप जब खाते हो तो शुगर ही खाते हो, और जितना शुगर आप ज़्यादा खाओगे उतना आपका वज़न बढ़ेगा, उतना आपका शुगर भी बढ़ेगा, यानी ब्लड शुगर भी बढ़ेगा। तो इस पे आप ध्यान दो कि शुगर अगर पहले 3 इंग्रीडिएंट्स में आपको दिखती है, शुगर दिखती है, दूसरा इंग्रीडिएंट देखो क्या है, रिफाइंड फ्लोर है, तो रिफाइंड फ्लोर यानी उसमें मैदा भी है, उसमें जो मैंने हाइलाइट करके येलो में लिखे हैं वो काफ़ी सारे बैड इंग्रेडिएंट्स है, उसमें पॉइजनस इंग्रेडिएंट्स है। तो ये पॉइजनस इंग्रेडिएंट्स का कॉकटेल अगर आप खाते हो सुबह उठ के तो वो अच्छा नहीं है। हमने अभी व्हाइट पॉइजन्स के बारे में देखा, तो बिस्किट्स में देखो कितने व्हाइट पॉइजन्स है। एक तो शुगर है, सॉल्ट है यानी सोडा रहता है बिस्किट्स में, तीसरा मैदा आ गया, चौथा फैट्स आ गए, बैड फैट्स। तो 4 व्हाइट पॉइजन्स, 5 या 6 में से 4 व्हाइट पॉइजन्स एक बिस्किट में ही है। तो इसलिए बिस्किट्स खाना अच्छा नहीं है। अगर आप मुझे पूछोगे कि मैडम हम ये क्रीम वाला बिस्किट तो नहीं खाते, हम मारी बिस्किट खाते हैं, हम डाइजेस्टिव बिस्किट खाते हैं, तो आपको मैं बाद में और एक स्लाइड दिखाने वाली हूँ, उसमें आपको पता चलेगा कि वो भी अच्छा नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो अभी ये प्रोडक्ट आपको दिख रहा है सामने, जो हम हमेशा लेते हैं घर में, बच्चों को ये बहुत पसंद है। तो बोर्नविटा जैसे जो प्रोडक्ट्स है जो दूध में डाल के पीते हैं, उसका अगर फूड लेवल आपने ध्यान से देखा तो इसमें भी इंग्रेडिएंट लिस्ट में पहले 2 इंग्रेडिएंट में शुगर है, दिखाई दे रहा है आपको। और आपने अगर ये टेबल में देखा तो पर 100 ग्राम 71 ग्राम इज शुगर। तो 100 में से 75, 71, 72 ग्राम तो शुगर ही है इसमें। तो बाकी है क्या? बाकी कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ एडवर्टाइज करते हैं लोग कि बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, बच्चों के दिमाग के लिए अच्छा है। ऐसा तो कुछ नहीं है। प्लेन दूध पीना भी अच्छा है। अगर दूध में आपको कुछ डालना ही है तो घर पे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर करके रखो, ड्राई फ्रूट पाउडर डालो। ये रेडीमेड पाउडर्स डालने की जरूरत नहीं है। बाद में ये अभी आप नहीं शायद ये इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन काफी लोग आजकल सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत सारे पीते हैं, होटल में जाते हैं तो पानी पीते ही नहीं, यही पीते हैं। तो इसमें काफी सारी शुगर, फिर से आपको दिखाई देगा कि इसमें सुक्रोज है, सुक्रोज यानी शुगर है। तो पहले 3 इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो कार्बोनेटेड वाटर यानी जिसमें सोडा है, ऐसा वाटर, तो सोडा आपके लिए अच्छा नहीं है। दूसरा इंग्रेडिएंट है सुक्रोज यानी शुगर। तीसरा है कैरेमल कलर, तो इसमें कलर इतना डाला है, वो कलर जो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। चौथा इंग्रेडिएंट है फॉस्फोरिक एसिड, जो बोन्स के लिए टॉक्सिन है, बोन्स के लिए पॉइजन है। ऐसी चीजें इसमें, कैफीन है, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें, न्यूट्रिएंट्स तो कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसे अगर आप भी यूज नहीं करते, लेकिन आपके घर में अगर कोई यूज करता है, छोटे बच्चे ही यूज करते हैं, तो उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ये भी आज के सेशन का मतलब है। तो आज का सेशन सिर्फ आपके लिए सीमित ना रखें, ये आपके घर के सब लोगों के लिए ये सेशन का फायदा होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो ये बहुत सारा शुगर इसमें है। फ्रूट्स में आप कंपैरेटिवली देखो, ये मैंने स्लाइड क्यों दिखाया है आपको, पहले स्लाइड में आप देख रहे हो कि इसमें कितना, ये बॉटल्स में कितना शुगर भर के रखा है। और यही कंपैरिजन, आपको अगर स्वीट ही पसंद है खाना तो क्यों ना फ्रूट खाए, क्योंकि फ्रूट तो स्वीट है, लेकिन कंपैरेटिवली देखो फ्रूट में कितना कम शुगर है। और फ्रूट में सिर्फ शुगर ही नहीं, फ्रूट में बाकी के भी अच्छे इंग्रेडिएंट्स है, जिसमें फाइबर्स आते हैं, विटामिन आएंगे, मिनरल्स आएंगे, और फ्रूट से पेट भी भरेगा। तो ये रेडीमेड स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस रेडीमेड लेने से बेहतर है होल फ्रूट्स खाना, फ्रेश फ्रूट्स खाना। कैडबरी का फूड लेवल दिखाई दे रहा है आपको। कैडबरी चॉकलेट्स वेरी फेमस फूड्स ऑफ किड्स, और आप लोग भी खाते होंगे, सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है। लेकिन ये सब कभी कभार खाना और रेगुलरली खाना, बार बार खाना, इसमें फर्क है। कभी कभार यानी महीने में एक आध बार, एक आध दूसरा पीस खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये बार बार खाते हैं, हर हफ्ते खाते हैं, और स्पेशली अगर आप ये बच्चों को गिफ्ट देते हैं, तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। काफी लोग घर घर में ये दिखाई देता है कि स्पेशली जो घर पे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो अपने पोतों पोते को, पोती को हमेशा चॉकलेट्स खिलाते हैं। तो बच्चों को अच्छा लगता है इसलिए हम खिलाते हैं, इसमें हमारा मकसद बुरा नहीं है, लेकिन जो हम दे रहे हैं वो बुरा है। तो ये चॉकलेट जो है, इसमें आपने देखा होगा कि शुगर भरी है पूरी, फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज शुगर। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है, तो शुगर है। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि ये सब बहुत स्टिकी फूड्स है, स्टिकी यानी चिपक के बैठते हैं, जब खाते हैं ये बच्चे दांत में चिपक जाते हैं और ये निकलते नहीं। तो लोग
बच्चे क्या है, खाने के बाद ब्रश नहीं करेंगे, बराबर ना, खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे, तो पानी पीने से निकलेगा नहीं जो दांत में घुस के बैठा है। और दिस इज द मेन रीजन फॉर डेंटल केरीज, दांत खराब होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो इसमें बहुत शुगर, बहुत ज्यादा फैट, ये जो बच्चे जब बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खाते हैं, दांत तो खराब होते ही है, वजन भी बढ़ता है बच्चों का ये चॉकलेट्स की वजह से। तो आप भी मत खाना, बच्चों को भी लाके मत देना। हाँ, तो मैंने जो बताया आपको कि कभी कभार महीने में एक आध बार, और थोड़ा क्वांटिटी, थोड़ा छोटा सा खाना, ये अच्छा रहेगा। तो मैं बात कर रही थी ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड। लोग पूछते हैं जब मैं बताती हूँ कि ब्रेड नहीं खाना है, मैडम ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं क्या, व्हीट ब्रेड खा सकते हैं क्या, बिस्किट नहीं खाना है तो मैडम व्हीट बिस्किट खा सकते हैं क्या, डाइजेस्टिव बिस्किट खा सकते हैं क्या। तो ये जो मैंने बताया आपको पहले भी कि सब ये मार्केटिंग गिमिक्स है, इसमें सच में कुछ डाइजेस्टिव या हेल्दी है ही नहीं। तो ये ब्राउन ब्रेड का फूड लेबल देखो आप, ब्राउन ब्रेड के फूड लेबल पे पहला इंग्रेडिएंट क्या दिखाई दे रहा है आपको, रिफाइंड व्हीट फ्लोर यानी मैदा। ब्राउन ब्रेड में होल व्हीट है ही नहीं, और है भी अगर वो भी बहुत कम है। तो देखो ना, 56% मैदा है, 30% व्हीट फ्लोर है। तो आपको सब ये फंसा रहे लोग कि ब्राउन ब्रेड बताते हैं, लेकिन ब्राउन ब्रेड वो सच में है ही नहीं। उसमें भी शुगर है, उसमें भी मार्गारीन है। तो ये प्रोडक्ट्स आपके लिए अच्छे नहीं है। जो घर पे बनता है वो सबसे अच्छा होता है, ये ध्यान में रखो आप सब लोग। ये आपको दिखाई दे रहा है डाइजेस्टिव बिस्किट्स का फूड लेवल। तो इसमें भी फर्स्ट इंग्रेडिएंट है रिफाइंड व्हीट फ्लोर यानी मैदा। तो 45% मैदा है इसमें। तो डाइजेस्टिव बिस्किट हेल्दी है ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, इसमें भी शुगर है। तो मारी बिस्किट में भी शुगर है ही, थोड़ा कम है पार्ले जी या बाकी बिस्किट से, लेकिन मारी में भी शुगर है, मारी में भी मैदा है। तो आप ठीक से पढ़ना चालू करो फूड लेबल्स, तो आप ये एडवर्टाइजमेंट से फंसना आपका ये जो है वो बंद हो जाएगा, और आप थोड़ा सा साइंटिफिकली देखना चालू करोगे आपके फूड के तरह। कुरकुरे, चिप्स, ये भी फेवरेट फूड्स है, इसमें भी काफी सारे फैट्स है। देखो सिर्फ 50 ग्राम्स में ऑलमोस्ट 20 ग्राम्स फैट है। बहुत सारा सॉल्ट है इसमें, तो चिप्स में सॉल्ट बहुत ज्यादा रहता है। तो ये खाना अच्छा नहीं है आपके लिए। तो ये सब हमने देखा कि कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है कि कब खाना चाहिए। ये तो आसान क्वेश्चन है, आंसर हमें पता है, क्योंकि हम पढ़ते आए हैं, बचपन से हम ये देखते आए हैं कब खाना चाहिए, जब भूख लगे तब, आपको पता है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते। इसलिए ये इसके ऊपर बात करना अभी जरूरी है कि जब आपको जब भूख है तभी खाना जरूरी है, जब भूख नहीं है तब खाना जरूरी नहीं है। काफी लोग भूख नहीं है जस्ट टाइम पास के लिए खाते हैं, भूख नहीं है बाकी लोग खा रहे हैं घर के तो खाते हैं, तो जरूरत नहीं है। तो आपको थोड़ा सा आपका रूटीन सेट करो। अगर आप स्पेसिफिक टाइम पे खाते हो तो आपको स्पेसिफिक टाइम पे भूख लगती है, आपका बॉडी क्लॉक थोड़ा सा सेट हो जाता है। अगर आप दिन में खाते ही रहो तो आपको भूख लगेगी ही नहीं। तो इसलिए थोड़ा सेट टाइम पे खाया करो, बीच में खाना जरूरी नहीं है, तब ओनली वाटर और ओनली फ्लूइड्स आर सफिशिएंट। तो बार बार खाना जरूरी नहीं है। तो दीक्षित डाइट के बारे में आपने सुना होगा कि डॉक्टर दीक्षित बताते हैं कि 2 बार ही सिर्फ खाना है। तो मुझे अगर आप पूछोगे कि कितने बार खाना चाहिए दिन में, तो मैं ऐसे नहीं बताते कि आप 2 ही बार खाओ, 3 ही बार खाओ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कई लोगों का खाने का पैटर्न अलग रहता है। कई लोगों को हर 2 घंटे में खाने की आदत हो रहती है, 2 घंटे में खाते हैं लेकिन थोड़ा ही खाते हैं, तो नो प्रॉब्लम, यू कैन गो अहेड विद दैट। कई लोगों को ऐसी आदत होती है कि 2 ही बार खाएंगे लेकिन अच्छे से खाना खाएंगे, क्वांटिटी वाइज ज्यादा खाएंगे, तो उनको 2 ही बार भूख लगेगी, तो दैट्स फाइन। कितनी बार खाते हैं ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे हिसाब से भी इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब खाते हो तो क्या खाते हो और कितना खाते हो, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप दिन में 10 बार खा रहे हो, 6-7 बार खा रहे हो और बहुत ज्यादा खा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका वजन बढ़ने वाला है। लेकिन वही आप थोड़ा थोड़ा ही खाते हो, आपका पेट भर जाता है थोड़ा ही खाने से, तो नो प्रॉब्लम, यू कैन ईट फॉर 5-6 टाइम्स। और अगर आप ज्यादा खाते हो तो 2 ही बार खाना, ठीक है। तो भूख लगने पे खाना, एक बार आप क्या खाते हो उस पर ध्यान देना, ज्यादा कितना खाते हो, कितनी बार खाते हो, उससे पहले आप क्या खाते हो उस पर ध्यान देना। इसलिए पहला हमने क्वालिटी पे बात किया, तो क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। अवॉइड फास्टिंग एंड फीस्टिंग, कि अभी कई लोग ऐसा करते हैं कि
खाते ही नहीं दिन में, फास्टिंग करते हैं यानी सुबह खाते हैं तो दूसरे ही दिन खाते हैं, या बहुत स्ट्रिक्ट फास्टिंग करते हैं, उसकी भी वैसे जरूरत है नहीं। अगर आपका डेली डाइट अच्छा होगा तो फास्टिंग की जरूरत नहीं है। जिनका डेली डाइट अच्छा नहीं होता उनके लिए मैं बताती हूँ कि हाँ चलो, आप हफ्ता भर नहीं कर सकते हो डाइट फॉलो, तो एक दिन आप पूरा फास्ट करो, उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप डेली अच्छा डाइट आपका रखते हो तो फास्टिंग करने की वैसे जरूरत नहीं है। फीस्टिंग भी मत करना। फीस्टिंग यानी बहुत ज्यादा खाना, गलत खाना, एक ही टाइम पे पार्टी करना बार बार, तो ये भी आपको अवॉइड करना है। तो मैंने जैसे बोला कि रेगुलर इंटरवल्स पे टाइम मील्स खाया करो। अ, अगर पॉसिबल है तो आपका डिनर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। सनसेट के टाइम पे अगर आप खाना आपका रात का खा सकते हो तो खा लो। जैन लोग खाते हैं, बहुत अच्छी आदत मुझे ऐसे लगती है कि सनसेट के पहले, सनसेट के टाइम पे खा लेना। तो रात को सोने से पहले थोड़ा सा दूध लिया और सो गए तो भी ठीक है, चलेगा। लेकिन थोड़ा डिनर अर्ली लिया करो, जल्दी लिया करो, क्योंकि काफी लोग 10, 11, साढ़े 11 बजे खाना खाते हैं और सो जाते हैं। तो अगर आपका ऐसा रूटीन है, आई होप आपका रूटीन ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आप जल्दी उठते हो सुबह सब लोग, तो होपफुली आप रात को जल्दी सोते भी होंगे। लेकिन अगर ऐसे घर पे और कोई करता है तो उनको भी आपको ये बताना जरूरी है कि जल्दी खाना अच्छा है रात में। जो रात में लेट खाते हैं उनको भी एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो जस्ट पे अटेंशन ऑन योर मील टाइमिंग, और थोड़ा सा गैप रखो आपके बेड टाइम में और मील डिनर में, गैप रखना भी जरूरी है, तो एसिडिटी आपका कम हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आए हम कि कैसा खाना है, कि कितना खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, सब देखा हमने। लेकिन जब खाने को बैठेंगे आप, तो आप कैसा खाते हो ये भी बहुत मायने करता है। अगर आप सब अच्छा खाना लेके बैठे, टाइम पे बैठे, लेकिन टीवी के सामने बैठे, तो ये जो अच्छाई सब है वो चली जाती है। तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट टू ईट माइंडफुली। माइंडफुली का मतलब ध्यान देके। ध्यान देके, कहाँ ध्यान देके? जो आप खा रहे हो उस पे ध्यान देके, टीवी पे ध्यान दे के नहीं। तो जो खाते हो उस पे अगर आपने ध्यान दिया, तो ऐसे हम बताते हैं कि आपके सब सेंसेस आपको यूज करने जब आप खाते हो। सेंसेस यानी क्या होता है कि आपके जो ऑर्गन्स है जो आपको सेंस देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके आईज, आपकी आंखें आपको सेंस देती है कि खाना कैसा दिखता है। तो आप उस पर ध्यान दो, कितने कलर्स है आपके खाने में, नेचुरल कलर्स कितने हैं, कैसा टेक्सचर है आपके खाने का। तो आंखों का इस्तेमाल करो खाते समय, टंग का इस्तेमाल करो कि टेस्ट कैसी है। आप अगर अच्छे से ध्यान देके खाओगे तो आपको ज्यादा सॉल्ट शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सॉल्ट ऐड करके भी आपको उसकी टेस्ट आने वाली है। ठीक है, तो ध्यान देके खाना। और तीसरा है आपका सेंस, यानी आपका टच सेंसेशन। तो अगर आप हाथ से खाना खाते हो तो अच्छी आदत है, तो कैसा टच है फूड का। हाँ, स्मेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, यानी नाक का भी इस्तेमाल कर सकते हो खाना खाते समय कि फूड का स्वाद कैसा है। हाँ, तो पूरा आपकी आंखें, आपका नाक, आपका जीभ आपकी, और आपका हाथ, ये सब सेंसेस इस्तेमाल करके अगर आप खाना खाते हो पूरा ध्यान देके, तो उसको माइंडफुल ईटिंग बताते हैं। माइंडफुल ईटिंग यानी पूरा ध्यान देके खाना, जब भूख है तभी खाना, सबके साथ मिलके खाना, मिल बांट के खाना, और जो हेल्दी है वही खाना। खाते समय सिर्फ खाने पे ही ध्यान देना, खाते समय पेपर ना पढ़ना, खाते समय टीवी ना देखना, मोबाइल ना देखना। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि खाने के बारे में, जो आपके प्लेट में आया है उसके बारे में थोड़ा सा ग्रेटफुल रहना। क्योंकि होता क्या है, हम खाना जब तक हमारे प्लेट में आता है उस पे काफी सारे लोगों की मेहनत होती है। फार्मर से लेके जो खेत में खाना उगाता है उससे जो शुरू होता है, तो ट्रांसपोर्ट जो खाना करता है, घर पे जो लेके आता है, घर पे साफ करके उसको काट के उसको पकाता है, आपको जो प्लेट में आपको देता है, ये सब चीजों पे बहुत मेहनत है। और अगर ये मेहनत पे आप ध्यान नहीं दे रहे, टीवी पे ध्यान देके खाना खा रहे, तो दिस इज डिसरिस्पेक्ट टू योर फूड। तो गिव रिस्पेक्ट टू योर फूड एंड गिव रिस्पेक्ट टू पीपल who help you have good food right from the farmer। तो अगर ये आप आपके दिमाग में रख के खाना खाओगे, रिस्पेक्टफुली खाना खाओगे, ग्रेटफुली खाना खाओगे, अप्रिशिएट करके खाना खाओगे। काफी लोगों को आदत होती है कि खाने में कुछ तो खोट निकालना, आज नमक कम है, आज शक्कर कम है, आज तीखा ही हो गया, आज ऐसा ही हो गया, वैसा ही हो गया। अगर आप ऐसे बात करके खाना खाते हैं
तो वो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है और जिसने खाना बनाया है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। तो आप शांति से खाना खा लेना। अगर अच्छा है भी नहीं, थोड़ा-सा कुछ गड़बड़ हो गया है, बाद में आप शांति से बता सकते हैं। खाते समय कंप्लेन ना करना और एक्चुअली जैसे खाना है वैसा ही वो खाना, पीसफुली खाना, हैपीली खाना, ये बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा नमक इधर-उधर चलेगा लेकिन आप अगर हैपीली वो नहीं खाते हैं, तो उससे ज़्यादा तकलीफ होगी आपके बॉडी के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि माइंडफुली, हैपीली आपका खाना खाना ये सबसे अहम बात है। तो ये था आज का मेरा टॉक जिसके बारे में जिसमें मैंने आपको फूड के हर एक एंगल पे थोड़ा-थोड़ा बता दिया है। तो लास्ट स्लाइड मैंने इसलिए थोड़ा-सा अलग-सा रखा है कि मुझे आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है, इनका एक मैसेज मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है आज आपको बताने के लिए कि आज जो हम लास्ट डे पे है 2022 के, तो नेक्स्ट ईयर पे हम कल से चालू करने वाले नेक्स्ट ईयर। तो मुझे आपको ये बताना है कि आपका फ्यूचर तो आते जा रहा है, यानी फ्यूचर हर एक नया दिन नया फ्यूचर है, बराबर? और हमें पता है कि हम हमारा फ्यूचर हम बदल नहीं सकते। हम फ्यूचर में क्या होने वाला है पता भी नहीं कर सकते पहले से और उसको बदल भी नहीं सकते। ये आपने थियरी सुना होगा। लेकिन डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। आपके हैबिट्स अगर आप चेंज करते हो तो योर हैबिट्स विल श्योरली चेंज योर फ्यूचर। अगर आपके हैबिट्स अच्छे हैं तो आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा और आपके हैबिट्स अच्छे रहेंगे यानी क्या कि आप योगा तो हमेशा करते हो, हर रोज करते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आपकी बहुत अच्छी हैबिट है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप आपके खाने पे भी ध्यान दें, आपका आहार भी अच्छा रखिए, आपकी आहारीय जो हैबिट्स है वो अच्छी करे, पानी ठीक से ले, ध्यान दे के खाएँ, जो भी हमने आज बात की, तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका फ्यूचर निरामय रहेगा, आपका बीमारियाँ आपके पास नहीं आएगी और अगर है भी कुछ बीमारियाँ, तो वो कंट्रोल में रखने के लिए भी आपको मदद होगी, जिनको नहीं है वो प्रिवेंट भी कर पाएँगे। तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है आज का सेशन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज और मैं ऑर्गेनाइज़र्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे अपने यहाँ पे बुलाया। आज ये न्यू ईयर के पहले लोगों को ये सब पता होना बहुत अच्छा है और मुझे विश्वास है कि आप ये जितना होगा उतना फॉलो ज़रूर करेंगे। हर रोज़ एक चेंज करना, सब चेंजेस एक दिन में नहीं होंगे। तो वन चेंज एट अ टाइम और वो चेंज सस्टेन करके बाकी के चेंजेस धीरे-धीरे चालू करना और थोड़े दिन के बाद आप सब पूरा अच्छे से फॉलो करना शुरू करेंगे, मुझे ये विश्वास है। इसके साथ मैं आज का सेशन यहाँ पे मेरा टॉक बंद करती हूँ और आपके अभी क्वेश्चंस कुछ है तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और मुझे विश्वास है कि आज से ही हम लोग इसको फॉलो करेंगे। कल से नहीं, आज से ही फॉलो करना चालू करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब किसको कुछ संदेह है तो पूछना। मला एक विचारायचं होतं की आपण मीठ कमीच खायचंय पण जर पिंक सॉल्ट खाण्याची जी आता पद्धत वाढलेली आहे ते किती योग्य आहे किंवा ते सांगू शकाल का? चांगला प्रश्न विचारला. तर सध्या असं खूप फॅशन निघाली की रेग्युलर सॉल्टच्या जागी पिंक सॉल्ट वापरणं किंवा साखरेच्या ऐवजी गूळ वापरणं. तर मी सांगताना असं सांगते की हे सगळे आपले बहीण-भाऊ आहेत एकमेकांचे. म्हणजे असं काही नाहीये की तुम्ही रेग्युलर सॉल्टच्या जागी पिंक सॉल्ट वापरलं तर ते खूप चांगलं आहे किंवा साखरेच्या ऐवजी गूळ वापरलात तर ते खूप चांगलं आहे. तुम्ही जर का त्याचं कंपोझिशन बघितलंत तर ते जवळपास सारखंच आहे. गुळाचं उदाहरण पहिल्यांदा घेऊ की तर गूळ कशापासून बनलाय? उसाच्या रसापासूनच बनलाय आणि साखर पण उसाच्या रसापासूनच बनली आहे. त्याच्यामुळे उसाच्या रसामध्ये जे आहे ते दोन्हीमध्ये येणार आहे. फक्त फरक हा आहे गूळ आणि साखरेतला की गूळ थोडासा कमी प्रोसेस केलेला आहे. म्हणजे गुळामध्ये थोडासा लोहाचा अंश थोडा जास्ती असेल किंवा मिनरल्स, व्हिटॅमिन्सचा अंश थोडासा जास्ती असेल. पण गुळामुळे आणि साखरेमुळे जेवढी शुगर तुमची वाढणार आहे, ती सारखीच वाढणार आहे किंवा गूळ आणि साखरेमुळे जेवढ्या कॅलरीज पोटात जाणार आहेत, त्या सारख्याच जाणार आहेत. त्याच्यामुळे त्याच्यात काही खूप फरक करायचं कारण नाहीये. ते सारखंच आहे दोन्ही. तसंच सॉल्टचं पण आहे की पिंक सॉल्ट आणि रेग्युलर सॉल्ट तुमचं जवळपास सारखंच आहे. त्याच्यामध्ये काही फार फरक नाहीये. सोडियम तेवढंच आहे दोन्हीमध्ये. त्याच्यामुळे दोन्ही कमीच वापरायला पाहिजे. धन्यवाद. आई वॉज आस्किंग सेम क्वेश्चन मैम कि लोग सोडियम फ्री सॉल्ट बोलते हैं तो सच में वो सोडियम फ्री होता है क्या?
सोडियम फ्री होगा तो उसे सॉल्ट बता ही नहीं सकते, सॉल्ट बोल ही नहीं सकते एग्जैक्टली। थैंक यू। और मैम मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको कि हाँ आप एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो बैलेंस डाइट चार्ट होता है अगर आप हमें प्रोवाइड करते हैं तो हमारे साधकों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आज का सेशन तो बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड एक रिक्वेस्ट है कि एक चार्ट हमें अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो। हाँ, मैं एक जनरल चार्ट तो जरूर भेज दूंगी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक पर्सन के हिसाब से थोड़ा सा वो चेंज होता है, इट्स डिफरेंट नॉट होता है सेम फॉर ऑल। हाँ, लेकिन एक जनरल कैसे होना चाहिए आइडियली वो एग्जैक्टली भेज देती हूँ, ठीक है। मैम थैंक यू मुझे थैंक यू सो मच। सॉरी टू डिस्टर्ब कि आपने कहा कि शुगर नहीं डालनी है दूध में, तो हाँ ड्राई फ्रूट्स और हनी, आपने तो ड्राई फ्रूट्स बता ही दिया, तो हनी डाले तो चलेगा? कैसे यूज करें? हनी यानी मैंने बताया ना कि और एक भाई आ गया शुगर का, तो शुगर जैगरी हनी ये सब भाई बहन है। तो अगर किसी को डायबिटीज है, किसी का वजन ज्यादा है, तो उनके लिए हनी भी लेना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो अगर कुछ नहीं है आपको इसमें से तो थोड़ा सा आधा चम्मच हनी डालने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हनी से भी शुगर बढ़ता है। तो अगर डायबिटीज है किसी को तो उन्होंने हनी अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज यू कैन ऐड सम स्मॉल अमाउंट ऑफ हनी टू योर मिल्क, नो प्रॉब्लम। जैसे थायराइड है वह हम गर्म पानी में या सादे पानी में हनी लिए तो एचबी के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, तो वो क्या है? हनी हीमोग्लोबिन के लिए अच्छा रहता है, कैसे पूछ हाँ, रहे हो आप? पानी में अगर सुबह-सुबह हम पानी और थोड़ा-सा हनी मिक्स करके लें, तो हीमोग्लोबिन के लिए या पाचन के लिए अच्छा रहता है, ऐसे कहा हनी जाता है। अच्छा है, लेकिन अगर मैंने जैसे बोला ना कि अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं या शुगर कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो हनी से प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा हनी लेना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि काफी लोग सुबह नींबू भी डालते हैं पानी में, और गर्म पानी में नींबू डालते हैं। तो गर्म पानी में नींबू डालना कुछ फायदेमंद नहीं है। तो अगर आप नींबू पानी सुबह लेते हो तो नींबू थोड़ा सा ठंडे पानी में डालने की जरूरत है, यानी ल्यूकवार्म वाटर या रूम टेम्परेचर का जो वाटर होता है उसमें नींबू डालना, गर्म पानी में नींबू ना डालना। और जिनको एसिडिटी होती है उनके लिए सुबह सुबह नींबू पानी लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर के बाद यानी खाने के बाद ले सकते हो। हनी डालना है तो नो प्रॉब्लम, बट थोड़ा डालना, क्वांटिटी कम डालना। और अगर डायबिटीज है तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है आपको। ओके, मुझे थायराइड है। हाँ, थायराइड के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं, थायराइड के लिए चलेगा। वजन ज्यादा है क्या आपका? वजन अगर ज्यादा है तो थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि हनी में भी कैलोरीज काफी रहते हैं। ओके, थँक यू. मला असं विचारायचं आहे मॅडम की डायबिटीस ज्यांना आहे त्यांनी खजूर खाल्ला तर चालतो का? तर खजुराने शुगर पुष्कळ वाढते. ओके. त्याच्यामुळे खजूर कधी खायचा डायबिटीस असेल, तर खायचा जर का असेलच खजूर, डायबिटीस आहे आणि खजूर खायचा आहे, तर तो शक्यतो व्यायामाच्या आधी खायचा. म्हणजे तुम्ही व्यायामाला जेव्हा जाता किंवा चालायला जाता किंवा योगाला पण तुम्ही सकाळी येता, तर बरेच जण मला वाटतं उपाशीपोटीच करत असतील योगा. कारण योगाच्या आधी काही खूप खाणं चांगलं नाही, बरोबर? त्याच्यामुळे अशा वेळेला जर का तुम्ही एखादा खजूर सकाळी उठून खाल्लात, तर काही हरकत नाही. म्हणजे पोटात असं काही खूप जाणार नाहीये, पण जरासं तुम्हाला ताकद आल्यासारखं वाटेल. त्याच्यामुळे अशा वेळेला एखादा खजूर खायला हरकत नाही डायबिटीस असेल तर, आणि तो पण व्यायामाच्या आधी, जेणेकरून तुम्ही नंतर व्यायाम करणार आहात, मग शुगर फार वाढणार नाही तुमची. ओके. धन्यवाद. नमस्कार मॅडम, लीना भोकरे. मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. फळं खायची आपण आहारामध्ये, असं आपण फळांचा समावेश जास्तीत जास्त असावा, पण ही फळं कोणत्या वेळेला खायला पाहिजेत? म्हणजे पूर्वी आम्ही केव्हाही फळं खायचो, पण आजकाल फार ऐकलं असं की नाही, सकाळच्याच वेळेला फळं खाल्ली पाहिजे. तर त्याची वेळ नेमकी कोणती असावी? हो. छान, चांगला प्रश्न आहे. आणि त्या फळाची वेळ थोडीशी बदलते माणसागणिक, की कोणी कधी फळ खायचं हे थोडंसं प्रत्येकासाठी वेगळं असू शकतं. पण जनरली मी सांगते की 2 जेवणांच्या मध्ये जेव्हा आपल्याला भूक लागते, तेव्हा फळ खाणं चांगलं. कारण नाहीतर तेव्हा आपण काहीतरी अनहेल्दी खातो, तेव्हा काहीतरी बिस्किटं खातो किंवा तेव्हा काहीतरी पॅकेटमधलं खातो. त्यापेक्षा 2 जेवणांच्या मध्ये भूक लागली तर फळ खा. म्हणजे संध्याकाळी 4ची वेळ असते आपल्याला, 4च्या वेळेला साधारण 4-5 वाजता भूक लागते. किंवा इव्हन सकाळी पण, सकाळी तुम्ही काही खात असाल आणि दुपारचं जेवण ह्याच्या मधल्या वेळेत भूक लागते, त्यावेळेला फळं खा, हरकत नाही. पण जेवणानंतर लगेच शक्यतो फळ खाऊ नये असं मी सांगते. कारण की जेवणातनं आपलं बरंच गेलं असतं पोटामध्ये, त्याच्यावरती अजून तुम्ही फळ खाल्लत तर त्याची गरज नाही. शुगर पण त्याच्यामुळे वाढू शकते आणि वजन पण वाढू शकतं. त्याच्यामुळे थोडंसं मधल्या वेळेला भूक लागायच्या सुमारास, किंवा मी व्यायामाच्या आधी म्हणलंच की व्यायामाच्या आधी जसं खजूर खाणं, तसं एखादं फळ खाणं हे पण चांगलं आहे.
म्हणजे आपण सकाळी लवकर उठतो तेव्हा आपलं एम्प्टी स्टमक असतं, तर त्यावेळेस फ्रुट्स हे फायदेशीर असतात का? हो, स्पेशली केळं खूप फायदेशीर आहे सकाळी खाल्लेलं. कारण की बऱ्याच लोकांना सकाळी उठल्या-उठल्या ॲसिडिटी होते किंवा खूप अगदी असं पोटात खड्डा पडला असतो, की रात्री जे लवकर जेवतात ना स्पेशली, त्यांना सकाळी असं खूप भूक लागते उठल्या-उठल्या किंवा थोडंसं ॲसिडिटी सारखं होतं. तर त्यावेळेला केळ्यासारखं सुंदर फळ नाही. केळं छान पिकलेलं केळं तुम्ही पटकन खाऊ शकता. त्याला कुठे काही कापाय चिरायला लागत नाही किंवा काही खूप खूप सगळ्या सीझनमध्ये अवेलेबल असतं. फक्त ज्यांना काही त्रास होतो केळं खाऊन त्यांनी अव्हॉइड करायचं. पण ज्यांना होत नाही त्यांनी सकाळी एखादं केळं खाणं स्पेशली सोन केळं जे असतं ना माहिती तुम्हाला? छोटं असतं. तर ते खायचं नाहीतर इलायची, हां, इलायची बनाना. वेलची केळं किंवा इलायची केळं म्हणतो आपण. करेक्ट. ते एखादं सकाळी खायला काहीच प्रॉब्लेम नाही. पण ज्यांना मधुमेह आहे त्यांनी पण खाल्लं तर चालेल का? हां, म्हणूनच मी वेलची केळं सांगितलं कारण ते छोटं असतं. मोठं केळं तुम्ही खाल्लं म्हणजे जेवढ्या प्रमाणात तुम्ही फळ खाणार तेवढ्या प्रमाणात शुगर वाढते. त्यामुळे मोठी फळं शक्यतो मधुमेहींनी खाऊ नये. छोटी फळं खावीत. मोठं असेल तर अर्धं खावं. धन्यवाद मॅडम. खूप छान माहिती दिलीत आपण. मॅडम त्याचं ती 6 वाईट गोष्टी अव्हॉइड करायला सांगितल्या त्या परत एकदा रिपीट कराल का? हो, करते ना. पहिलं तर साखर, मग साखरेमध्ये सगळं घ्यायचं बरं का, म्हणजे गूळ वगैरे सगळंच घाला त्याच्यामध्ये. मग मीठ, नंतर मैदा. मैद्यामध्ये मग सगळंच आलं की बिस्किटं, ब्रेड, टोस्ट, खारी. नंतर बटाटा साबुदाणा त्याच्यामध्ये मी घातलाय. बटाटा साबुदाणा रोज आपण खात नाही. पण जेव्हा खातो तेव्हा खूप खातो. म्हणजे तुम्ही उपवासाच्या दिवशी बघितलं तर खूपच खिचडी खातो आपण किंवा दिवसभर आपण साबुदाणा बटाटाच खातो. असं त्याचा अतिरेक करणं चुकीचं आहे. तर कधीतरी खायला हरकत नाही. पण तुम्ही नेहमी-नेहमी खात असाल किंवा तुमच्या प्रत्येक भाजीमध्ये बटाटा असेल, तर ते अव्हॉइड करायला पाहिजे किंवा सारखीच बटाट्याची भाजी होत असेल, ते थोडंसं अव्हॉइड करूयात आपण. नंतर बॅड फॅट्स म्हणलं मी व्हाईट पॉइझनमध्ये की त्याच्यामध्ये मग पाम तेल आहे किंवा डालडा आहे किंवा मेयोनीज आहे किंवा विकतचं तूप, बटर या गोष्टी अव्हॉइड करायला पाहिजेत. तुम्ही घरचं तूप लोणी घातलत तर काही प्रॉब्लेम नाही. एखाद चमचा रोज खाऊ शकता. पण विकतच्या गोष्टी टाळा कारण त्या तितक्या चांगल्या पद्धतीने बनवलेल्या नसतात. आपण जेवढं घरी करतो तसं. मॅम आपण धन्यवाद. नॉन-व्हेज बद्दल काही सांगणार होत्या? हो. नॉन-व्हेज बद्दल मी जनरली सांगते की खूप ओव्हरडू करू नका. नॉन-व्हेज खूप खाणं काही खरं तर चांगलं नाही माणसासाठी. पण नॉन-व्हेज खायचंच असेल तर त्यातल्या त्यात अंड सगळ्यात सेफेस्ट इझी ऑप्शन. अंड दररोज एखादं खायला पण हरकत नाहीये. पण बाकीचे नॉन-व्हेज आपण खातो ना ते एकतर म्हणजे मानवतेच्या दृष्टीने पण चांगलं नाही कारण आपण मारून खातो प्राण्यांना. त्याच्यामुळे चिकन, मटण फार खाणं फार चांगलं नाही खरं तर. पण तुम्ही अगदी खातच असाल तर त्यातल्या त्यात मग फिश खाणं चांगलं. फिश चांगलं आहे. त्याच्यानंतर बघायला गेलं तर चिकन ठीक आहे, मटण तर अव्हॉइडच करा मी सांगते. चिकन पण खायचं असेल तर फार ऑकेजनली म्हणजे आठवड्यातनं एकदा वगैरे खा. ते बनवायची पद्धत पण आपली खूप चुकीची असते. आपण नॉन-व्हेज जे बनवतो, नॉन-व्हेजमध्ये ऑलरेडी भरपूर फॅट्स असतात आणि त्याच्यामध्ये आपण अजून भरपूर तेल ॲड करून खातो. म्हणजे भरपूर तरी त्याला येईपर्यंत आपण तेल घालतो, मसाले त्याच्यामध्ये खूप घालतो, तिखट करतो त्याला आणि नॉन-व्हेज खातो तेव्हा त्याच्याबरोबर पोळी भात पण खूप जास्ती प्रमाणात खातो. नेहमीपेक्षा जास्त खाल्ला जातो. तर हे एकूण कॉम्बिनेशन जरा अनहेल्दी होतं. त्यामुळे शक्यतो अंडी, मासे ह्याच्यावरती तुम्हाला थांबता आलं तर बेटर. चिकन खायचंच असेल तर कधीतरी ऑकेजनली खा आणि ते जरा चांगल्या पद्धतीने बनवा. त्याच्यात फार माल मसाला, तेल घालू नका. बरोबर. आणि मॅम जे लोकं नॉन-व्हेज नाही खात, तर त्यांना B12 डेफिशियन्सी येते. मग त्यांना काय त्याचं म्हणजे अल्टरनेट फूड काय त्यांनी घ्यायला हवं? जे व्हेजिटेरियन आहेत त्यांच्यामध्ये B12 डेफिशियन्सी खूप कॉमन आहे. पण त्यांच्यासाठी सोपा उपाय म्हणजे दही खाणं. दही, ताक यामध्ये B12 चांगलं आहे किंवा दुधाच्या पदार्थांमध्येच जनरल B12 असतं व्हेजिटेरियनसाठी. पण म्हणजे दूध आहे, पनीर आहे, चीज आहे किंवा दही आहे. पण त्यातल्या त्यात दही ताक सगळ्यात चांगलं कारण दही ताकामध्ये B12 तर आहेच, पण दही ताकामध्ये बॅक्टेरिया पण चांगले असतात ज्याला आपण मित्र जीवाणू म्हणतो किंवा प्रोबायोटिक्स म्हणतो. ते जीवाणू पण त्याच्यामधून आपल्या पोटात जातात जे आपल्या पोटामध्ये जाऊन आपल्याला B12 तयार करायला मदत करतात. त्यामुळे दही ताक हा सगळ्यात चांगला सोर्स आहे व्हेजिटेरियन्ससाठी. दिवसातनं निदान 2 वेळा तरी दही ताक घ्यावं असं मी सांगते. ओके. दुधाचं काय? थँक यू. दूध घेऊ शकता. दूध पचायला जर का तुम्हाला अडचण असेल तर थोडंसं कमी घ्या. मग त्याऐवजी दही ताक घ्या.
पण पचायला काही अडचण नसेल तर दिवसातनं 1-2 कप दूध घ्यायला पण हरकत नाहीये. पण दूध आता कुठलं घ्यायचं म्हणाल तर परत वजनावरती तुमच्या डिपेंडेंट आहे, की वजन जास्ती असेल तर म्हशीचं अव्हॉइड करा. मग गाईचं टोन मिल्क घ्या. त्यातल्या त्यात ते गाईचं आता देशी गाईचं का कसं, तर ते देशी गाईचं शक्य असेल तर ते घ्या. हल्ली खूप नवीन-नवीन ऑप्शन्स आपल्याला आलेत, त्याच्यामुळे आपलं कन्फ्युजन वाढलंय. पण त्यातल्या त्यात जर का तुम्ही सारासार विचार केलात, तर तुम्हाला ठरवता येईल की कुठलं घ्यायचं. मॅडम मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. हां. थोडंसं उष्णतेचा त्रास होतो म्हणून सांगतात डॉक्टर की तुम्ही धने आणि जिरे पाण्यामध्ये टाकून घ्या. ते पाणी कसं म्हणजे किती प्रमाण टाकायचं आणि कधी प्यायचं हे सांगितलं तर बरं होईल. हां, साधारण 1-1 चमचा धने जिरे घ्यायचे, 1 टेबल स्पून आपला पोहे खायचा चमचा असतो ना, तर रात्री भिजवून ठेवायचं. म्हणजे रात्री फ्रेश ते कुटायचं थोडंसं. एका पातेल्यात 1 चमचा धने घ्या, 1 चमचा जिरे घ्या. रात्री कुटा त्याला जरासं पहिल्यांदा फ्रेश, पावडर करून ठेवू नका. आणि मग कुटल्यानंतर त्याच्यामध्ये पाणी घाला, एक पातेलं भरेपर्यंत. साधारण 1 लिटर पाण्याला हे प्रमाण सांगितलं मी. आणि रात्रभर भिजवून ठेवा ते. सकाळी गाळून घ्या आणि ते धने जिरे जे कुटलेले आहेत ते टाकून नका देऊ. ते स्वयंपाकात वापरू शकता किंवा ते नुसते चावून खाऊ पण शकता. ओके, ओके. आणि मॅडम त्यामध्ये मेथी टाकली तर चालते का पाण्यामध्ये? मेथी पण चांगली आहे. ओके, ओके. आणि ते गरम करून पिलं समजा आता थंडीचे दिवस आहेत. आपण उन्हाळ्यात तर थंड पाणी पितो. पण खूप गरम नाही करायचं. खूप गरम केलं की मग त्यातले पुन्हा ते सत्व निघून जातं. त्यामुळे थोडंसं ल्यूकवॉर्म कोमट केलं तर चालेल. ओके, ओके. धन्यवाद मॅडम. मला मॅडम brown- अंड्याचं येलो खाल्लं तर चालतं का? काय खाल्लं तर? अंड्यामधलं ते येलो मधलं असतं ना. तर दररोज खायला हरकत नाही. एखादं एवढं? खाऊ चालेल. एकापेक्षा जास्ती खाऊ नका. त्याच्यात कोलेस्ट्रॉल असतं. त्यामुळे हां. एकापेक्षा जास्ती खाल्लं तर त्रास होऊ शकतो. ओके, थँक्यू. ब्राऊन राईस शिजायला फार वेळ लागतो. मग तो पचायला पण जड असतो का? जड असतो. हो, जडच असतो कारण की सालासकट असतो ना. सालासकटचे पदार्थ पचायला थोडेसे जड असतात. आता पोळी पचायला जड असते ब्रेडपेक्षा. पण ती चांगली असते तब्येतीसाठी. आपल्याला काय सवय झाली आहे असा मऊ-मऊ भात खायची. त्याच्यामुळे ब्राऊन राईस जो आपल्याला थोडासा चावायला लागतो, शिजायला थोडासा वेळ लागतो, तो आपण खायला कुरकुर करतो. त्यामुळे तो शिजत नसेल पटकन तर जरा भिजवून ठेवा आधी तांदूळ, की लवकर शिजतो. एक अर्धा तास किंवा तासभर गरम पाण्यात भिजवून ठेवायचा ब्राऊन राईस. मग पटकन शिजतो. आणि थोडा चावायला लागतो, पण हरकत नाही. चावायला जे लागतं ते चांगलं असतं आपल्यासाठी. जोपर्यंत दात आहेत पोटात तोपर्यंत तोंडामध्ये तोपर्यंत चावायचं. तोपर्यंत चावायला कंटाळा नाही करायचा. धन्यवाद मॅडम. खूप छान माहिती दिली. अजून कोणाला काही विचारायचंय का? हा मॅडम मला विचारायचं आहे, आपण रोज च्यवनप्राश घेतो ते कितपत चांगलं आहे आणि डायबिटीस करता कसं आहे रोज घेणं डायबिटीस असेल तर च्यवनप्राश? डायबिटीससाठी च्यवनप्राश वेगळा मिळतो. त्याच्यामध्ये साखर नसते कारण च्यवनप्राशमध्ये खूप साखर असते. तुम्ही च्यवनप्राश घेऊन शुगर चेक केलीत तर तुमची शुगर खूप वाढलेली दिसेल तुम्हाला. डायबिटीससाठी वेगळा मिळतो च्यवनप्राश, तो खाऊ शकता. नाही का च्यवनप्राश रोज खायलाच पाहिजे असं खरं तर काही नाहीये. तुम्ही साधा आवळा जरी तुमच्या डाएटमध्ये रोज वापरलात तरी चांगलं आहे. तर डायबिटीस असेल तर मग आवळा सुपारी घ्या दररोज किंवा आवळा जेव्हा फ्रेश असतो बाजारात तेव्हा फ्रेश घ्या. आवळा कुठल्याही प्रकारे तुम्ही घेऊ शकता. च्यवनप्राश घ्यायचा असेल डायबिटीस असताना तर वेगळ्या प्रकारचा मिळतो तो घ्यावा. मॅडम डायबिटीससाठी ज्वारीची भाकरी चांगली आहे का? डायबिटीससाठी ज्वारीच्या भाकरीने शुगर खूप वाढते. तुम्ही आता मी सांगितलं ना की माझे YouTube चॅनलवरती बरेच व्हिडिओज आहेत डायबिटीसवरती. तर ह्याच्यामध्ये मी या सगळ्या छोट्या-छोट्या प्रश्नांची उत्तरं एकेका व्हिडिओमध्ये दिली आहेत. तुम्ही जर का YouTubeवरती जाऊन माझं नाव टाकलं तेजस्ली मॅ, तर तुम्हाला माझे व्हिडिओ सगळे डायबिटीसवरचे बघायला मिळतील. त्यात तुमच्या छोट्या-छोट्या प्रश्नांची उत्तरं सगळी मला वाटतं मिळून जातील. कारण ह्याच्या सगळ्यावरती सेपरेट व्हिडिओज आहेत. कारण हे नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न आहेत आणि याचं थोडक्यात उत्तर देऊन पुरेसं नाहीये कारण तुम्हाला याची डिटेलमध्ये माहिती पाहिजे की ज्वारीची नाही चालत तर मग कुठली खायची. तर ते तुम्हाला इतकं डिटेल्समध्ये ऐकायचं असेल तर नक्की जरूर जाऊन ऐका. पण थोडक्यात सांगायचं झालं तर ज्वारीने शुगर वाढते. त्यामुळे ज्वारीची भाकरी फक्त न खाता वेगवेगळ्या धान्यांचं मिक्स करून तुम्ही पीठ वापरलं किंवा त्यातल्या त्यात मग बाजरीने कमी वाढते तर बाजरीचं पीठ वापरलं किंवा भाकरीच्या जागी थालीपीठ खाल्लं की ज्याच्यामध्ये बाकीच्या सगळ्या डाळी कडधान्य पण आहेत तर ते जास्ती फायदेशीर ठरतं डायबिटीससाठी. ओके मॅडम, थँक्यू. धन्यवाद. आजच्या विषयाला अनुसरून एक कविता ऐकवते.
आरोग्याला धन मानून चालूया. आरोग्याला धन मानून चालूया. थोडेसे शिस्तीने आयुष्य जगूया. खाण्यावर बंदी अजिबात नाही. खाण्यावर बंदी अजिबात नाही. उत्तम सकस असे खावे काही. व्यायामाची मैत्री करून पाहावी. फिरायला जावे, माणसे भेटावी. आत डोकावून पहा कधी कधी, मनाला आराम द्यावा आधीमधी. आत डोकावून पहा कधी कधी, मनाला आराम द्यावा आधीमधी. केवढे जगावे कोण ठरवावे, जेवढे जगावे आनंदी जगावे. केवढे जगावे कोण ठरवावे, जेवढे जगावे आनंदी राहावे. आनंदी राहावे. धन्यवाद. छान, खूप छान. अरे वा, थँक्यू. हो. थँक्यू. खूप छान. मीनाताई भोगरे आता आभार प्रदर्शन करतील. नमस्कार, मैं मीना भोकरे. आज का कार्यक्रम अभी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है. कार्यक्रम का समापन करने से पहले आभार प्रदर्शन का काम मैं कर रही हूँ. सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि डॉक्टर तेजस्ली मय मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे खाने के बारे में आज हमको मार्गदर्शन किया है. भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. दुख से हमें मुक्ति देने वाला जो योग है वो किसे मिलता है, ये भगवान श्री कृष्ण जब बताते हैं गीता में तो उन्होंने सबसे पहले बताया है युक्ताहार, मतलब हमारा आहार कितना इम्पोर्टेंट है, ये भगवान ने भी हमको बताया है. तो जिसके ओर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है. आजकल हम बहुत, अभी मैडम ने जैसे बताया कि जो नहीं खाना चाहिए वो बहुत चीजें हम खा रहे हैं. तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह से बनाना चाहिए और किस तरह से खाना चाहिए, इसके बारे में बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन आपने किया है. और मैं आशा करती हूँ कि जब भी कब हम हमारे कार्यक्रम के लिए या कुछ भी मार्गदर्शन के लिए आपसे संपर्क करेंगे, अवश्य आप हमें मार्गदर्शन करेंगी. मैं बहुत मनपूर्वक आपका आभार प्रकट करती हूँ. आज के कार्यक्रम का सूत्र संचालन शशिकला मैडम, आपने बहुत ही सहज प्रवाही सूत्र संचालन किया है. बहुत सुंदर कविता भी आपने प्रस्तुत की जीवन के बारे में, तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. आज के कार्यक्रम की बहुत ही सुंदर शुरुआत मीना अग्रवाल मैडम जी के भक्ति गीत से हुई. सुमधुर भक्ति गीत आपने सुनाया और इस भक्ति गीत में हमें जो अपना अभिमान है वो नहीं करना है. भक्ति गीत का आशय था कि कन्हैया की कृपा से सब हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कन्हैया की कृपा से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है. तो ये बहुत सुंदर भाव शुरुआत में ही मीना जी ने अपने भक्ति गीत से प्रस्तुत किया, तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी. इसके बाद ज्योत्सना मैडम, आपने बहुत सुंदर तरीके से दीर्घ श्वसन, ओम ध्वनि और गायत्री मंत्र का पठन करवाया. ज्योत्सना मैडम की योग साधना, उनका योग ज्ञान जो है वो उसके बारे में हम सब साधक शिक्षक जानते ही हैं. आप हमेशा योग के कार्यक्रम में बहुत सक्रिय सहभाग आपका रहता है, मार्गदर्शन हमको रहता है. बहुत हमारी सबसे सीनियर योग टीचर है आप, और आपसे हमको हमेशा ही ऐसा मार्गदर्शन मिलता रहता है. इसके लिए ज्योत्सना मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. टीम यूनिटी का परिचय करने वाले हमारे रमेश सर, बहुत ही अल्प परिचय और महत्वपूर्ण सब बातें टीम के बारे में उन्होंने बताई इसमें, तो रमेश सर इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. कार्यक्रम का संयोजन
और उसे यशस्वी बनाने के लिए गणेश सर हमारे प्रमुख अतिथि को निमंत्रण देने से कार्यक्रम का टीजर बनाना बहुत से सभी काम गणेश सर हमेशा बहुत ही उत्साह से और शिस्त पूर्वक करते हैं, जिसके लिए गणेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे ग्रुप की संचालक अंजलि मैडम, जो हर कार्यक्रम में उनका बहुत उत्साहपूर्ण सहयोग रहता है और कार्यक्रम का संयोजन भी बहुत अच्छे से करती है। इसलिए अंजलि मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में अतिथि का परिचय कराने का काम गार्गी देशमुख ने किया। गार्गी, आपने भी बहुत अच्छी तरह से अतिथि का परिचय करवाया, आपका भी मैं धन्यवाद प्रकट करती हूँ। और टीम यूनिटी के सभी शिक्षक कोई भी कार्यक्रम हो उसे सफल बनाने में बहुत अच्छा सहयोग देते हैं। ऐसा ही सहयोग हमेशा रहेगा, ये आशा करती हूँ और उसके लिए सभी का धन्यवाद प्रकट करती हूँ। और सबसे आखिरी में कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी साधक जिन्होंने इस कार्यक्रम में जुड़कर कार्यक्रम ये आए हुए अतिथि का मार्गदर्शन प्राप्त किया, उसके लिए सभी साधकों का भी धन्यवाद। इस तरह सभी का धन्यवाद प्रकट करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मीना जी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने आभार प्रदर्शन किया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। 31